हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एरिया वेक्टर। तो शुरू करते हैं एरिया वेक्टर। आज देखिए, जो क्षेत्रफल होता है, वह भी एक सदिश राशि होता है, ठीक है ना। और उसकी दिशा कहाँ होती है? इसके परपेंडिकुलर होती है, इस तरह से होती है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए कोई एरिया है और इसका जो है वेक्टर इस फॉर्म से होता है, इस तरह से, ठीक है ना। देखिए, जब भी हम किसी एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब लंबाई क्रॉस चौड़ाई। तो इसकी दिशा क्या होती है? ये एक सदिश राशि है। एरिया क्या है? एक सदिश राशि है, तो इसका कोई कुछ ना कुछ दिशा भी होगा। तो दिशा इसकी होती है ऊपर की ओर, जैसे परपेंडिकुलर इस अक्ष के ऊपर की ओर। जैसे ये अगर एक पृष्ठ है तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, इस तरह से इसका एरिया होगा। अगर हम इसकी दिशा को बदल देते हैं, चौड़ाई गुणे लंबाई कर देते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर इस क्षेत्रफल के पीछे की ओर होगा, ठीक है ना। तो दिशा का एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि अब देखिए, जैसे चौड़ाई गुणे लंबाई कर देंगे तो इसका एरिया वेक्टर होगा, जो इसका क्षेत्र सदिश होगा, वो पीछे की ओर बनेगा। जो इसका परपेंडिकुलर होगा, इसका डायरेक्शन होगा इस सरफेस का, वो पीछे की ओर बनेगा। पर इसका सरफेस की ओर किस तरफ डायरेक्शन बन रहा है? ऊपर की ओर। इसको हम इस तरह से दिखा नहीं सकते, पर इसका डायरेक्शन जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा का लिखवाए थे। चलिए लिख देते हैं। क्या होता है? क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है और दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की होती है, ठीक है ना। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है और इसकी दिशा कहाँ होती है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हो गया। इसके बाद देखते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ठीक है ना, किसी पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, यहाँ से देखिएगा, ये एक कोई मान लीजिए पृष्ठ है, ऐसे कुछ बना देते हैं, और यहाँ पे ये कटा हुआ, यहाँ पे कोई एक आवेश है प्लस चार्ज का, तो इससे निकलने वाली बल रेखाएं हो, इससे निकलने वाली लंबवत बल रेखाएं, ठीक है ना। तो ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं, इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। ये कोई तल ना होगा सर, कोई तल ना है ये। हाँ, ये पृष्ठ है, तल है, ठीक है ना। तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? क्वालिटी से, ठीक है। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखते हैं, ठीक है ना। लिखा भी था हम लोगों ने, क्या होता है?
विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ जानने वाले से वाली लंबवत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स या विद्युत बल रेखा तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दिशा भी जो है इसी तरफ है, इस तरफ, और इस पृष्ठ की दिशा भी अगर हम देखें, इस क्षेत्र की दिशा भी देखें, तो हमने अभी तक क्या किया था, इसको इस तरह ऐसे रखा हुआ था, तो इसकी लंबवत दिशा ऊपर की ओर आ रही थी। अब हमने इसको ऐसे मोड़ कर रख दिया, अब विद्युत क्षेत्र इधर है और इसको हमने ऐसे रखा, तो इस पृष्ठ की दिशा इस तरफ है, हमारी तरफ है, और बल रेखा भी इसी तरफ आ रही है, यानी कि पृष्ठ की दिशा और बल की दिशा एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है ना। तो पृष्ठ की दिशा से को अगर यस से व्यक्त करें और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दिशा को फाई ये से व्यक्त कर रहे हैं, ई फाई से व्यक्त करें, तो इसकी दिशा और इसकी दिशा दोनों सेम डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। इनका प्रयोग हम गॉस थ्योरम में करेंगे। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। ये बहुत छोटा इसका इंट्रोडक्शन था, तो जितना हमारे काम के लिए जरूरत है उतना। अब हम आगे चलते हैं गॉस थ्योरम में। ठीक है ना। गॉसियस लॉ में चलते हैं, देखते हैं क्या गॉस ने क्या नियम दिया और उसी को समझने का प्रयास करें। तो देखिए हम शुरू करते हैं गॉस का नियम। जो पीछे टॉपिक था वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए उसको थोड़ा सा कच्चे दिया गया। अब देखते हैं गॉस का नियम क्या होता है। इस गॉस के नियम में गॉस ने क्या किया था, एक बंद सरफेस एरिया लिया था। ये क्लोज्ड सरफेस एरिया का आकार कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि स्फेरिकल हो, कोई जरूरी नहीं कि किसी भी आकार का हो सकता है, कि इसकी आकृति कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। इस तरफ का भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आप इसकी आकृति पर ना जाइएगा, इसका कोई भी आकार हो सकता है। ठीक है ना। तो सिलिंड्रिकल हो सकता है, कोई भी आकार हो सकता है इसका। ठीक है ना। तो सिर्फ उन्होंने क्या किया था वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने क्लोज्ड सरफेस एरिया लिया था, वो भी स्फेरिकल। तो मैं उसी की चर्चा करता हूँ, इन सब की बाद में चर्चा करूंगा। एक तो चलिए देखते हैं इस तरह के एक क्लोज्ड सरफेस एरिया है जो स्फेरिकल है, गोलाकार है, उसके अंदर कोई एक चार्ज रखा गया। ये मान लेते हैं बिंदु O है, उसके अंदर कोई एक चार्ज रखा गया। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव Q चार्ज है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, यानी विद्युत क्षेत्र इसका उत्पन्न होगा, और इसकी विद्युत बल रेखाएं कहां जाएंगी? बाहर की ओर जाने का प्रयास करेंगे, और हर एक पॉइंट पे जाएंगी, कोई एक ही नहीं, हर पॉइंट पे। ये स्फेरिकल कैसे बना है? इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसके हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, और ये इस गोले का रेडियस कितना है? इस गोले का रेडियस मान लेते हैं R है। इस गोले के प्रत्येक बिंदु से जो है विद्युत फ्लक्स रेखाएं जा रही हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, गॉस के नियम में क्या कहा गया था, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसकी व्युत्पत्ति की चर्चा करेंगे, किस तरह से आता है। तो गॉस के नियम ने कहा था, गॉस ने अपने नियम में कहा था कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश उससे निकल जो ये आवेश होता है
ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं उनका संबंध बताया था। किसका संबंध बताया था? इस बंद पृष्ठ के में अंदर जो इसके सेंटर पे उपस्थित आवेश है और जो ये बल रेखाएं निकल रही हैं, ये बल रेखाएं कौन सी हैं? फाई ई है। तो इसी और इसके बीच में संबंध बताया था। फाई ई के बीच में और क्यू के बीच में संबंध बताया। क्या संबंध बताया था? कि इस संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स रेखाएं इस केंद्र के अंदर, जो इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। ये नियम उन्होंने गाउस प्रमेय ने बताया। ठीक है ना? तो इसको अगर गुणा कर दिया जाए तो Q/ε होगा। ठीक है ना? तो इस नियम को पहले लिखते हैं, फिर इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। ये आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लिखते हैं। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ के अंदर गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q उससे उपस्थित आवेश क्या है? Q उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस गाउस प्रमेय के नियमानुसार उस बंद पृष्ठ से में उपस्थित आवेश Q उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स गाउस प्रमेय के नियमानुसार ठीक है ना? गाउस प्रमेय के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q है, तब उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/ε गुना होता है। ये नियम है। देखिए कुल विद्युत फ्लक्स को कैसे दर्शाते हैं? विद्युत फ्लक्स को देखिए यहाँ पे फाई ई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना? फाई ई से व्यक्त किया जाता है। आवेश क्या है? हमारा उपस्थित आवेश Q है। ठीक है ना? तब उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/ε गुना होता है। तो इस तरह से ये हमारा जो है गाउस प्रमेय का नियम है। अब इसी की व्युत्पत्ति करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। अब लिख लीजिए। एक और चलिए तो देखते हैं
मान लेते हैं कोई एक क्लोज्ड सरफेस एरिया है, कोई एक बंद पृष्ठ है, कोई एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई एक चार्ज रखा है उसके केंद्र O पर। अब केंद्र O यानी कि उसका रेडियस भी होगा, रेडियस मान लेते हैं इसका है R, इसके रेडियस R, इसका रेडियस क्या है R। अब इस बंद पृष्ठ पर हमने क्या किया, ये बंद पृष्ठ कैसे बना है, बहुत छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, ऐसा हमने इमेजिन किया। एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, उस ये पूरा सरफेस एरिया क्या है, क्योंकि सरफेस है इसलिए हम यस नाम दिए देते हैं। और ये क्योंकि सरफेस अभी हमने पढ़ा था कि सरफेस क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए इसको हम क्या कर देते हैं ना कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए यहाँ पे कोई एक अल्पांश, क्योंकि ये पूरा यस है, पूरा ये पृष्ठ यस है, इसलिए इसका छोटा भाग ds नाम दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक सरफेस एरिया छोटा सा काट देते हैं, ये बहुत से छोटे छोटे सरफेस एरिया ds से मिलके पूरा पृष्ठ बना हुआ है। तो जो इस पृष्ठ से, जो इस छोटे से पृष्ठ पर से जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होके गुजरेगा वो क्या होगा, वो इस तरह से गुजरेगा, उसका भी नाम क्या दिए देते हैं, मान लीजिए डी फाई ई दिए देते हैं, क्योंकि कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई होता है। तो जो इस छोटे से भाग से निकलेगा विद्युत फ्लक्स वो थोड़ा सा निकलेगा, तो पूरे से अगर फाई ई निकल रहा है, पूरे भाग से फाई ई निकल रहा है, तो छोटे से भाग से क्या निकलेगा, डी फाई ई निकलेगा, है ना। तो फिर देखते हैं, अब ये तो हमारा इमेजिनेशन हो गया, जो हमने इमेजिन किया, है ना। तो इसके बाद देखिए हम जो है अब अपनी कुछ भाषा लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हमको करना है, तो भाषा, इसको लिखने का तरीका भी आना चाहिए, इसके प्रमेय बस से काम नहीं चलेगा। तो चलिए हम लिखते हैं, माना कोई बंद पृष्ठ यस है जिसके केंद्र O पर कोई एक आवेश प्लस क्यू रखा गया है, ठीक है ना। केंद्र O से R दूरी पर इसको कोई हम क्या मान लेते हैं, ये R है दूरी, तो यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं P, इस वाले बिंदु को क्या मान लेते हैं P, ठीक है ना। तो हमको ये ठीक रहेगा, केंद्र से R दूरी पर पृष्ठ है, R दूरी पर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पृष्ठ पर कोई एक बिंदु P है जिस पर हमने अल्पांश ds वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। ds कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ds अल्पांश ds काटा गया
अल्पांश ds काटा गया, ठीक है, काटा गया। तो देखिए नीचे से लिखेंगे इस अल्पांश ds, पहले तो ये देख लेते हैं कि इस अल्पांश ds से, ये जो छोटा सा अल्पांश ds है, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, इससे कितना विद्युत फ्लक्स जो है बाहर आ सकता है, गुजर सकता है। जब इसका पता हो जाएगा, एक बिंदु का पता हो जाएगा, एक छोटे से अल्पांश का पता हो जाएगा, तो जितने भी अल्पांश हैं इस पूरे पृष्ठ में लगे, उन सभी अल्पांशों को मिला के क्या कर देंगे, उन सभी अल्पांशों का निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस समस्त पृष्ठ का अल्पांश जो है हमको पता चल जाएगा। तो ये कैसे इनफाइनाइट अल्पांशों को जोड़े जाते हैं, बहुत से अल्पांशों को जोड़े जाते हैं ताकि एक पृष्ठ बन जाए, उसको देखेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि इस, ठीक है ना, यहाँ तक लिखेंगे काटा गया है, ठीक है ना, फिर लिखेंगे अल्पांश ds से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स या ds से गुजरने वाला, कुल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ds से गुजरने वाला अल्प विद्युत फ्लक्स, क्योंकि ds से अल्प ही विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, अल्प विद्युत फ्लक्स गुजरने वाला अल्प विद्युत फ्लक्स। तो अल्प विद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई। ds से क्या कि जितना गुजर सकता है, जितना विद्युत फ्लक्स इससे गुजरेगा। भाई आप कोई एक पृष्ठ लोगे, मैं थोड़ा सा दिखा दूं, मान लीजिए आपने ये पृष्ठ लिया, अब इसमें मान लीजिए ये भाग आपने काट दिया, तो ये अगर बड़ा भाग है, बड़ा क्षेत्रफल है, तो इससे ज्यादा फ्लक्स निकलेगा, यही अगर छोटा है तो इससे कम निकलेगा। तो ये कैसा है, ये ds बहुत छोटा अल्पांश है, तो इससे बहुत छोटा सा विद्युत फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकलेगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी बाहर, ठीक है ना। तो d फाई e, तो बताइए इस फ्लक्स से ये कितना निकल जाएगा, तो ध्यान से देखिए, इस फ्लक्स, इस जो ये विद्युत फ्लक्स जो निकलेगा इस पूरे पृष्ठ से, इस छोटे से अल्पांश से, वो कितना निकलेगा, वो इस विद्युत बल रेखाएं की जो तीव्रता होगी उतना गुणित इसका क्षेत्रफल। तो विद्युत बल रेखाओं की तीव्रता कितनी होती है, कितनी, विद्युत बल रेखाओं की, मान लीजिए कि मैं किसी पाइप की बात करूं, तो पाइप से कितना पानी, मान लीजिए पानी आ रहा है यहाँ से पाइप से, ठीक है ना, तो कितना पानी निकलेगा, जितना तीव्रता, भाई पानी का जितना वेग होगा और इस पाइप का जितना सरफेस एरिया होगा, जितना उसका मुंह होगा, उसके हिसाब से उतना बड़े उतना निकलेगा। तो पानी के क्वांटिटी भी पता लगा लेते हैं इसी से, है ना। तो ये किससे पता चलेगा, तो तीव्रता, जितना तीव्रता है, तो तीव्रता मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कितना निकलेगा, तो ये इंटेंसिटी पर ही वैल्यू करता है। E भी क्या है, E भी क्या है, E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, E भी क्या है, सदिश क्वांटिटी है। तो E डॉट ds वेक्टर, E ds, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है ना, तो सदिशों का अदिश गुणनफल बन गया, है ना। तो ये कुल आया इतना, d फाई e बराबर क्या है, ds इंटू ई वेक्टर। अब देखिए सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, d फाई e इक्वल टू e इंटू ds इंटू cos थीटा। अब cos थीटा देखिए कैसे निकलेगा भाई, cos थीटा निकलेगा कैसे, अब यहां से देखिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये अल्पांश है, इधर से क्या निकल रही है, विद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहे हैं, ई फाई निकल रहा है, ठीक है ना, ई फाई निकल रहा है, मतलब तीव्रता निकल रही है, और यही एरिया वेक्टर भी है, एरिया वेक्टर की दिशा यही है और विद्युत बल रेखाओं की दिशा भी
यही है। अब विद्युत बल रेखाओं की दिशा और एरिया वेक्टर की दिशा सेम है, तो सेम दिशा में इसी डायरेक्शन पे ई भी और इसी डायरेक्शन पे डीएस भी, तो इनके बीच कितना कोण बना? 90 इनके बीच बना कोण 0 डिग्री 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है, तो थीटा हमारा क्या हुआ? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो सेम डायरेक्शन डी फाई ई इक्वल टू ई डीएस कॉस 0। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। और सारी सो पूरा विश्व का पूरा आएगा बस चाइना को सब्सक्राइब डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस इंटू 1 का मतलब वही होता है डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस। ये तो है हमारा जो है अल्प क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या अल्प विद्युत फ्लक्स। अब हम इसी को पूरे ये जो बंद पृष्ठ है इसी के पूरे अल्पांशों, पूरे बिंदुओं को छोटे छोटे अल्पांशों में काट दें और फिर जोड़ दें तो हमारा पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो हम ये कैसे करेंगे? ये समाकलन से किया जाता है, छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़ना ही क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। ये सम आप लिमिट में मैं दिखाऊंगा गणित में, ठीक है ना। लिमिट चैप्टर जब हम इंटीग्रल शुरू करेंगे तो लिमिट्स को जोड़ना जो है सिखाऊंगा आपको समाकलन में। तो फिलहाल समाकलन का काम क्या है? छोटे छोटे पॉइंटों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। तो उसको देखते हैं। तो हम लिखेंगे इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ यस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में इंटीग्रल कर देंगे तो आप जानते हैं इस पक्ष में इंटीग्रल करेंगे तो इसका क्या आ जाएगी वैल्यू? फाई ई आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि dx का इंटीग्रल क्या होता है? x होता है, तो d फाई ई का इंटीग्रल क्या होगा? फाई ई हो गया। और इधर कैसा इंटीग्रल है? क्लोज्ड सरफेस एरिया इंटीग्रल है, क्लोज्ड सरफेस एरिया इंटीग्रल है, ठीक है ना। तो ds ई ds, ठीक है ना, ई ds, ठीक है ना, वेक्टर नहीं लगा हुआ है। तो फाई ई इक्वल टू कितना हो गया? ई जो है कांस्टेंट का बाहर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए E की वैल्यू हमने बहुत पहले ही निकाली है ना। तो E की वैल्यू क्या होता है? तो पहले तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये कैसा सरफेस एरिया है? ये गोलाकार सरफेस एरिया है, ठीक है ना। ये कैसा है? गोलीय सरफेस एरिया है। तो इसके पॉइंट का जब सम करेंगे तो क्या आएगा? गोला बनेगा एक। इसके जब पॉइंटों को जोड़ दिया जाएगा तो कैसा निर्माण होगा? एक गोला का निर्माण होगा। और गोले का सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए इंटू 4 पाई, ठीक है ना, इंटू डॉट कर देते हैं। ये समीकरण। अब E की वैल्यू तो हमने बहुत पहले से ही निकाली हुई है ना। बहुत जगह निकाली है, E की वैल्यू निकाल चुके हैं।
तो ध्यान दीजिएगा E की वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है E, है ना, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पर जब हम इंटेंसिटी निकालते थे, तीव्रता निकालते थे किसी बिंदु के कारण, तो हमारी तीव्रता क्या आती थी, E बराबर क्या आती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी दूरी क्या है, R ही है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, E का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है ना, E की वैल्यू निकाली भी जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो E का जब मान रखेंगे तो फाई E बराबर क्या होगा, ये E कहां से निकला, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, कैसे आया थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, मैं लिख देता हूं। बिंदु O पर उपस्थित आवेश बिंदु O पर उपस्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो तीव्रता E बराबर क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R का स्क्वायर। ये वैल्यू जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, समीकरण 2 में E का मान रखने पर, समीकरण 2 में E का मान रखने पर, तो दो समीकरण ये है, पाई E बराबर, E का मान मैंने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R का स्क्वायर। वैल्यू आई हमारी 4 पाई R स्क्वायर, तो चेक करिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो पाई E इक्वल टू कितना आया, पाई E इक्वल टू कितना आया, Q ऊपर बचा Q, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। ये तो गॉस का नियम क्यों लिखिए, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात में विद्युत शीलता है, ठीक है ना, इस तरह से गाउस प्रमेय की व्युत्पत्ति हो जाती है। यही तो था गाउस प्रमेय, इसी की व्युत्पत्ति करनी है।